हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे फुल एसएसबी की जो प्रोसेस होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके ऊपर अभी आज हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं, पहला आपके स्टार्ट करते हैं हम रिपोर्टिंग से कि रिपोर्टिंग वाले दिन क्या क्या होना है आपके साथ। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। जैसे कि मैंने बताया था अपने इससे पहले वाले वीडियो में कि एक आध महीने में आपके आ जाएंगे एसएसबी के सेंटर, और जो भी आपका डेट्स है वो सारे निकल जाने वाले हैं। तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जाइए। तो आपको करना क्या क्या पड़ेगा, उसमें लिखा होगा कि भाई आपको रिपोर्ट करना है 7 जनवरी को। ठीक है, तो 7 जनवरी को इसमें टाइम वो मेंशन कर देंगे, भाई आपने रिपोर्ट करना है 1400 आवर्स पे। ठीक है, बाद बाकी समझ गए होगे 1400 आवर्स का क्या मतलब है। तो वो ऐसा होता है कि जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर होगा, लाइक आपको पता है कि एसएसबी सेंटर कितने हैं, तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको एसएसबी सेंटर कितने हैं। एसएसबी सेंटर है टोटल 4। एक है अपना प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद होता था। दूसरा है कपूरथला। तीसरा है अभी भोपाल। और चौथा है बेंगलोर। ठीक है, बेंगलुरु। तो ये हैं अपने 4। तो 4 के अंदर आपके आपके जो भी हैं, तो इसे 4 के अंदर आपके एसएसबी आएंगे, जो भी हमारे ये 3023 बंदे हैं उनके एसएसबी। जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि 3023 बंदों को सभी को मौका मिलेगा एसएसबी देने का। तो इस हिसाब से ये डिवाइड हो जाएंगे। इसमें पता नहीं अब किसका कौन सा नंबर पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सफल होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बिकॉज हमने पहले इन सब के बारे में बात कर रखा है। तो रिपोर्टिंग वाले दिन क्या होगा आपके साथ, तो जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग की डेट होगी उस दिन बताया जाएगा भाई आपको 1400 आवर्स पे जो भी लोकेशन दिया जाएगा उस लोकेशन पे आपको पहुंचना है। वो बताएंगे, मैक्सिमम बोलते हैं स्टेशन के बाहर। तो स्टेशन के बाहर आपको गाड़ी लेने के लिए आ जाएगी, एसएसबी सेंटर की गाड़ी वहाँ आती है। ठीक है, जो भी उनके व्हीकल्स होंगे, डिटेल व्हीकल्स, वो आएंगे, वहाँ से आपको वो बिठाएंगे और ले आके एसएसबी सेंटर में आपको ड्रॉप कर देंगे। एसएसबी सेंटर में ड्रॉप होने के बाद आपको एक क्यू में खड़ा किया जाएगा, और वहाँ खड़ा करने के बाद आपको आपके चेस्ट नंबर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, कहीं पे चेस्ट नंबर लेट भी देते हैं, और अगर चेस्ट नंबर आपको उस वक्त नहीं दिया तो इसकी प्रोसेस क्या होगी, इससे पहले की प्रोसेस बताता हूँ मैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स के मैंने जैसे पहले वीडियोस में बात की है कि आपको जो भी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है वो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा अपना, और अपने मेडिकल के हेल्थ कार्ड्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे, अपना मूवमेंट्स ऑर्डर वहाँ जमा करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप वहाँ सबमिट करेंगे। उसके बाद फर्दर आपको इसके बाद चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, और या तो इसके पहले। अब चेस्ट नंबर भी डिवाइड करने की प्रोसेस है। चेस्ट नंबर डिवाइड कैसे करते हैं, वो पहले जो भी फ्रेशर्स हैं, जितने भी फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स को अलग कर लिया जाएगा। उसके बाद स्क्रीन आउट आ जाएंगे, और उसके बाद आ जाते हैं रिपीटर्स। तो रिपीटर्स वो होते हैं जो पिछली बार स्क्रीन होते हैं बट रिकमेंड नहीं हो पाते, तो वो रिपीटर्स में काउंट होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो रिपीटर्स आ जाएंगे। तो ऐसे डिवाइड हो जाता है। जो भी फ्रेशर होंगे उनको स्टार्टिंग के चेस्ट नंबर मिलेंगे, उसके बाद के बचे चेस्ट नंबर मिलते हैं हमारे स्क्रीन आउट वाले बंदों को, उसके बाद लास्ट के जो चेस्ट नंबर होते हैं वो मिलते हैं रिपीटर्स को। तो वो ऐसी ग्रुपिंग इसलिए बनाते हैं कि बिकॉज जो रिपीटर है उसने सारी प्रोसेस देख रखी है पहले से, तो उसको अब ऐसा ना हो कि जो भाई बंदा फ्रेशर है वो उसके बीच में फंस जाए। तो फ्रेशर को पूरा फ्रेशर की तरह मौका मिलना चाहिए, इसलिए उनका बैच वो अलग करते हैं पहले चेस्ट नंबर देख के, वो शफल नहीं करते यहाँ पे। तो ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग वाले दिन। अब अगले दिन आपके साथ क्या होता है, अगले दिन की मैंने ऐसे पूरी वीडियोस डाल रखी है, फिर भी मैं बता देता हूँ मोटा मोटा अगले दिन के बारे में। अगले दिन होगा आपका एक PPNDT। ठीक है, पिक्चर प्रोसेशन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपने जो भी आपको पिक्चर दिखाया जाएगा उस पिक्चर के ऊपर आपने स्टोरी लिखनी है अपनी। स्टोरी के बाद जो भी चीज़ें होंगी आपको कैरेक्टर अपने बताने, जैसे भी जो भी वो आपके वहाँ पे उस समय जो भी इन्सुलेटर होगा वो आपको गाइडेंस देगा कि उसको किस हिसाब से आपने रिप्रेजेंट करना है अपने बॉक्स के अंदर। तो वो रिप्रेजेंट बता देगा। बाद में मैं वीडियो भी लेके आऊँगा एक PPNDT के ऊपर, जहाँ आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। इसके बाद वहीं सेम हॉल में एक ब्लर सा पिक्चर दिखाया जाता है, उस पिक्चर के ऊपर आपको स्टोरी लिखनी होती है। मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल भी रखे हैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे OIR टेस्ट के लिए वो बुकलेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें क्या होता है कि बहुत बार 50 क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत बार 40 क्वेश्चन भी आते हैं। वो टाइम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर देते हैं। 15 से 20 मिनट का टाइम मिलता है आपको करने के लिए। एक 50 क्वेश्चन का एक सेट आएगा, और एक आएगा 40 का, या दोनों 50-50 के भी आ सकते हैं। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों के लिए 20-20 मिनट का टाइम मिलता है, 15 से 20 मिनट। उसके बाद होती है आपकी ग्रुप डिस्कशन। जो आपने PPNDT में लिखा था उसकी ग्रुप डिस्कशंस होगी यहाँ पे। ठीक है,
तो आप एक सेमी सर्कल में बैठ जाओगे, यहाँ आपके इन्विजिलेटर्स बैठे होंगे और यहाँ पे आप सारे बैठे होंगे और आपकी यहाँ पे शुरू हो जाएगी ग्रुप डिस्कशन। जैसे ही लास्ट वाले का नरेशन ख़त्म होगा, पहले आपने अपनी स्टोरी नरेट करनी है, जैसे ही लास्ट वाले का यहाँ ख़त्म होता है उसका नरेशन पार्ट, और उसके बाद ही तुरंत शुरू हो जाता है ग्रुप डिस्कशन। मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा जहाँ मैं आपको समझा सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जीडी के दौरान। ओके, तो अभी चलते हैं हम इसके बाद अगले फेज़ में। अगला फेज़ क्या होता है, अब वो रिजल्ट्स बताते हैं कि भाई कौन कौन से बंदे स्क्रीन इन हो चुके हैं। तो स्क्रीन इन वालों का वो रिज़ल्ट सुनाएंगे अभी। इस रिज़ल्ट के बाद जिसका जिसका स्क्रीन होता है वो हो जाएगा अंदर, बाद बाकी सारे अपना लगेज रूम से बैग उठाएंगे और तुरंत उसी समय वहाँ से आउट। अब ये जो बंदे यहाँ स्क्रीन इन हुए हैं, इन बंदों को वहीं पे तुरंत दिया जाएगा PIQ फॉर्म। ये होता है पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर्म। तो यहाँ पे आपने भरना है PIQ फॉर्म स्क्रीन होने के बाद। ऐसा नहीं कि जाते ही आपसे PIQ भरवा जाता है, PIQ भरवा जाता है स्क्रीन होने के बाद। चलिए अब स्क्रीन होने के बाद की कहानी। आप PIQ भरेंगे और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, PIQ भरने से पहले आप जब वहाँ SSB पहुँचेंगे तो वो एक लिस्ट पूरा भेज देते हैं कि भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ते हैं, जिसमें होते हैं 12 फ़ोटोज़। अब अगर कुछ चेंजमेंट हो तो वो अपने हिसाब से आप फॉलो अप कर लीजिएगा, ठीक है। 12 या 16 फ़ोटोज़ का वो बताते हैं कि वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो होने चाहिए आपके, ठीक है। तो 12 या 16 फ़ोटोज़ होंगे, ये कैरी करना है आपने, और आपके PIQ फॉर्म पे एक फ़ोटो लग जाएगा आपका। ओके, इसके बाद क्या करना है आपने कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स का ज़ेरॉक्स चाहिए वहाँ पे। इवन आधार कार्ड का भी वहाँ ज़ेरॉक्स चाहिए। आधार कार्ड हो गए, आपके स्टडी के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके हो गए, अगर आपने गेम्स खेला है तो गेम्स के सर्टिफिकेट्स हो गए, अगर आपने NCC की तो NCC के सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए। और जैसा आपके उस पर इंस्ट्रक्शन दिया होगा, अगर ये सेल्फ अटेस्ट करना है तो सेल्फ अटेस्ट करेंगे आप खुद, नहीं तो अगर आपके उसमें दिया होगा कमांडिंग ऑफिसर से अटेस्ट करवा के ले आना तो आप ऑलरेडी अटेस्ट करवा के लेके आएंगे। और इसको अपना PIQ फॉर्म भरने के बाद इन सारे डॉक्यूमेंट्स को उसमें अटैच कर देना है। और ये होती है यहाँ पर Day 1 क्लोज। अब Day 1 का और कोई काम नहीं है, जो भी आपके वहाँ पे डिटेल होंगे आपके साथ में वो आपको बता देंगे कि आप कौन से बैरक और कौन से लाइनों में सो रहे हैं, वहाँ की रूलिंग क्या है। बहुत सारे बोर्ड्स में फ़ोन वो जमा करवा लेते हैं, तो अगर आपके जिस बोर्ड में पढ़े उसमें अगर जमा करवाते हैं तो आपको अपना फ़ोन जमा कर देना पड़ेगा और विदाउट फ़ोन रहेंगे आप। हाँ, इसके लिए अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं वहाँ पढ़ाई करना हो तो मैं कैसे पढ़ूंगा, तो हर जगह इंटरनेट सर्फिंग के लिए एक साइबर कैफ़े बना होता है जहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं, बेझिझक जो चाहे वो पढ़ सकते हैं वहाँ पर आप जाके। तो ये हो गई आपकी Day 1 की कहानी। अभी चलते हैं हम Day 2 के ऊपर। तो Day 2 होता है हमारा बेसिकली साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो जो साइकोलॉजी का पोर्शन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। इसमें क्या होते हैं, मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें आपके एक पहला शुरू होता है टैट से, दूसरा होता है वैट, उसके बाद होती है SRT, उसके बाद होती है SG। इसके बारे में मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोज़ में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, देख के चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है आपका, अगर हो सकता है उस दिन हाफ डे के बाद आपकी इंटरव्यू हो जाए, और उसी दिन आपका एक ग्रुप फ़ोटो भी होगा। एक ग्रुप फोटोग्राफ्स होता है, सारे बंदे अपना अपना चेस्ट नंबर लगा के बैठते हैं उस दिन और एक ग्रुप फोटोग्राफ्स लिया जाता है। ओके, तो उस दिन आपकी ग्रुप फ़ोटो होगी। ग्रुप फ़ोटो के बाद आप जा सकते हैं। ग्रुप फ़ोटो बहुत बार आपकी साइकोलॉजी टेस्ट शुरू होने से पहले हो जाती है, बहुत बार साइकोलॉजी टेस्ट के बाद होती है। तो अब इसके बाद आपका अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू है, और नहीं तो आप अपने लाइनों में जा सकते हैं। अगर आपको बाहर जाना है तो गेट पे अपना चेस्ट नंबर आप जमा करिए, और गेट पे चेस्ट नंबर जमा करने के बाद आप बाहर आउट पास जाके घूम के चीज़ों को देख के, वहाँ के लोकल चीज़ों को देख के आप आ सकते हैं। अब चलते हैं आपके Day 3 के पास। Day 3 होता है हमारा GTO Day 1। Day 3 को कहते हैं हम GTO Day 1। इस दिन में जो भी टेस्टेज होते हैं, मैं सारे टेस्टों के बारे में बताया, टोटल 9 टेस्ट होते हैं। तो हो सकता है आपका ग्रुप रेस के साथ शुरुआत कर दिया जाए, जैसे भी होगा ये सारी चीज़ें होंगी उस दिन। इसके बाद भी हाफ टाइम के बाद हो सकता है आपका इंटरव्यू हो। अगर आपके इंटरव्यू तुरंत GTO टास्क के बाद होते हैं तो आप जिस गेटअप में हैं उसी गेटअप में जाइए। इसमें क्या होता है, आप वाइट टी-शर्ट, वाइट शूज़, वाइट शॉर्ट्स और वाइट सॉक्स ही पहनते हैं, मतलब लाइक आप PT ड्रेस में होते हैं, बोल सकते हैं इसको PT ड्रेस एक तरीके से हम। और बट इंटरव्यू मैक्सिमम फॉर्मल टाइम पे होता है। अगर आपका दूसरे नंबर पे इंटरव्यू का टाइम पड़ता है, लाइक वो जब बंदा आपको बताया तो आपको टाइम भी बताएगा वो इंटरव्यू का टाइम क्या है आपका, तो आप जिस हिसाब से टाइम मैनेज कर सकें उस हिसाब से अपने ड्रेसअप को चेंज करें। बट मैं ये प्रेफर करूँगा इंटरव्यू देने जाते तो फॉर्मल ही पहन के जाएँ,
ज़्यादा अच्छा है। बट अगर टाइम नहीं है तो आप पीटी ड्रेस में भी जा सकते हैं, मतलब वो जो GTO वाला ड्रेस है उस वाले ड्रेस में भी आप जा सकते हैं। इसके बाद आता है GTO डे 2। GTO डे 2 में क्या होता है? GTO डे 2 के बारे में मैंने बता दिया। जो भी बाद बाकी आप बचे हुए टास्क होते हैं वो GTO डे 2 के दिन होंगे। बाद बाकी आज भी हाफ डे के बाद आपके इंटरव्यू बचे लोगों का हो जाएगा, जो हाफ टाइम होता है उसके बाद तो आपके इंटरव्यूज़ होंगे। तो आपको सफिशिएंट टाइम शायद मिल ही जाए आज के दिन अपना यूनिफॉर्म या ड्रेस चेंज करके जाने का। तो फॉर्मल में ही जाएं इंटरव्यू देने के लिए। और यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है इंटरव्यू होने के बाद डे 4। अगर आपके कोई शेड्यूल नहीं है शाम को तो आप घूमने जा सकते हैं बाहर। गेट पे चेस्ट नंबर जमा करिए और बाहर जाइए, आते वक्त फिर चेस्ट नंबर पहनिए और अंदर घूमिए। अंदर विदाउट चेस्ट नंबर के घूमना सख्त मना है। इसके बाद चलते हैं हम डे 5, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है, हमारा कॉन्फ्रेंस डे, जिस दिन हमें पता चलता है हमने कितने कद्दू में तीर मारे हैं। तो हम चलते हैं डे 5 के ऊपर। डे 5 कॉन्फ्रेंस डे में क्या होता है? डे 5 कॉन्फ्रेंस डे में हमें पहनना पड़ता है अपना यूनिफॉर्म। अगर फ्राइडे नहीं है, नॉर्मल डे है, तो हम अपना ब्लैक यूनिफॉर्म पहनते हैं। अगर फ्राइडे है तो हम अपना कॉम्बैट ड्रेस पहनते हैं। इस दिन क्या होगा, आपको जैसे ही आपके ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएंगे, जो भी आपके आसपास के कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपको टाइम बता देंगे कि भाई आपको इस टाइम पे गैदर होना है। और सारे के सारे गैदर होके जाओगे एक रूम में, जहाँ पे आपको बता दिया जाएगा भाई आपके टाइमिंग के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। तो आपके जैसे भी जो भी होगा, चेस्ट नंबर 1 उसका फर्स्ट कॉल होगा। चेस्ट नंबर 1 जाएगा कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर। कॉन्फ्रेंस हॉल कुछ इस प्रकार का होगा, एक ऐसा टेबल लगा होगा जहाँ पे ये आपके जो भी बोर्ड के ऑफिसर्स, जो भी आपके इन्विजिलेटर्स थे वो सारे बैठे होंगे। यहाँ पे एक चेयर लगा होगा जहाँ पे आप गेट से इन होंगे। गेट से इन होने के बाद यहाँ आपको परमिट करेंगे बैठने के लिए, और बैठने के बाद आपसे जो भी क्वेश्चन आंसर पूछने हैं वो पूछे जाएंगे और फिर आपको जवाब देना है। और फिर आप सेम गेट से बाहर निकलेंगे और जाके बैठ जाएंगे अपने हॉल के अंदर, कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर। ठीक है, तो ये सारे बंदों का जैसे ही ख़त्म हो जाएगा 1 2 3, लास्ट में जो भी हो आपके साथ 30 बंदे या 35 बंदे, सबका ख़त्म होने के बाद आपका आता है रिज़ल्ट कॉन्फ्रेंस का। जो भी आपके ऑफिसर्स होंगे उनमें से कोई एक आदमी आएगा और आके आप सारों को आपके कॉन्फ्रेंस का रिज़ल्ट सुनाएगा। इसमें जो बंदा यहाँ से इन होता है वो अंदर फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए वेट करता है। बाद बाकी जो भी आउट हो जाते हैं वो सारे के सारे अपने लगेज को उठाएंगे और लगेज रूम से लगेज लेके सीधा गेट के बाहर। तो ये है पूरी एसएसबी की प्रोसेस। बाद बाकी जो भी वहाँ रिकमेंड होते हैं उनको 2 से 3 दिन की मेडिकल से गुजरना पड़ता है। वही मेडिकल फैसिलिटी अरेंज कर दी जाती है। अगर वहाँ अरेंज नहीं है तो नियरेस्ट एमएच या एमआई रूम जहाँ पे भी वो अरेंज करेंगे वहाँ पे जाके आपको मेडिकल करानी है। 2 से 3 दिन के बाद आप वहाँ से फ्री हो जाते हैं और आपको पता चल ही जाएगा आप वहाँ पे मेडिकली फ़िट हैं तो ठीक है। अगर मेडिकली फ़िट नहीं होते तो आपको 40 दिन का टेम्प्रेरी रेफरेंस मिलेगा। जिस चीज़ में भी आप अनफिट होंगे 40 दिन के बाद दोबारा मेडिकल कराना है और फिट हो जाना है। फिट होते ही आपके जैसे ही कोर्स का ड्यूरेशन आएगा आपके यूनिट में आपका कॉल अप लेटर आ जाएगा। तो ये है पूरी कहानी एसएसबी की। एसएसबी में क्या क्या होता है, कौन कौन से दिन क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाद बाकी अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बेझिझक लिखें आके कमेंट सेक्शन में। तो अगर मेरे को लगेगा कि वो जवाब देने लायक चीज़ तो मैं पक्का जवाब दूंगा। और अपने मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके मिथ्स हैं या जो भी चीज़ें लगती हैं आपको, उन सब चीज़ों को रीमर्स के तौर पे ना फैलाएं। बिकॉज जो प्रोसेस है मैं उन्हीं के बारे में बताता हूँ और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताता नहीं हूँ यहाँ पे। तो ऐसे कोई भी कमेंट ना करें जिससे किसी और को कुछ अदर गाइडलाइंस मिले, ख़राब गाइडलाइंस मिले। तो ऐसा कुछ भी आप कृपया कमेंट ना करें। बात बाकी आपकी मर्ज़ी है, सोशल प्लेटफॉर्म है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं और मैं यहाँ बस गाइड ही कर सकता हूँ आपको। बाद बाकी तो सारी आपके हाथ में काम है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।